हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछला पिछला लेक्चर में यूनिट 2 को कवर कर लिया है। यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है हमारा, और इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट 3 को। ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों एक बात मैं बोलना चाहूँगा। हमारे जो थंबनेल पे आपको एक बुक दिख रही होगी, वस्तुनिष्ठ मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की, ये बुक काफ़ी अच्छा बुक है दोस्तों। इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जामों में आते हैं, और काफ़ी बार क्वेश्चन इससे फंसे भी हैं। ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इस बुक को रिपीट कर प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है। और प्रिफर करने के लिए, अगर आपको प्रिफर करना है, तो मैं इसका जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं वहाँ डाल दूँगा। ठीक है, ताकि आप जाके ऑनलाइन इसको परचेस कर सकें। ठीक है। ये देखिए, इसमें क्या क्या है कि इससे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसे हैं, पटवारी के एग्ज़ाम में आते हैं। पटवारी 2017 में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बुक से आए हुए हैं। और पुलिस के लिए हो गया, पुलिस अधीक्षक, ठीक है, वन रक्षक, जेल प्रहरी, काफ़ी मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ामों के लिए ये बुक बेस्ट है। ठीक है। तो चलते हैं हम आगे की ओर, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लिया जाए। हाँ, तो क्वेश्चन है कि वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, याद अच्छे से देखिएगा। देखिए कि वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को, ठीक है, कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 7। ठीक है। अब कौन कौन से हैं, थोड़ा उसके ऊपर भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए वो कौन कौन से हैं 7 भौगोलिक प्रदेश। तो पहला है आपका क्या, पहला है आपका मध्य भारत का पठार, फिर क्या है मालवा का पठार, फिर क्या है बुंदेलखंड का पठार, और फिर रीवा पन्ना का पठार, सतपुड़ा पर्वतीय पठार, नर्मदा घाटी और बघेल खंड का पठार। ठीक है। ये 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये क्वेश्चन कितने में फंसा है, पटवारी 2017 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बुक अच्छा है। अगर आपको लेना है तो आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है। कौन सा है भैया? तो इसमें से जो है वो है बघेलखंड पूर्वी पठार, जो है ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि अरावली अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन है कि अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य, ठीक है, अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। कौन सा पठार स्थित है भैया? तो आपका मालवा का पठार स्थित है। कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार है स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है। कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। ये MPPSC 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस प्रकार का पठार विस्तृत पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में, ठीक है, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग, सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है। किस पठार का विस्तार पाया जाता है दोस्तों? किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो ये आपके मालवा पठार का विस्तार पाया जाता है। किसका पाया जाता है? मालवा पठार का विस्तार पाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है। मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है भैया? तो मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये जेल प्रहरी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है कि मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है। ठीक है। क्वेश्चन है कि मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है। ठीक है। क्या क्या है भैया?
मालवा के पठार में सबसे गर्म माह, ठीक है, मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा भैया, बताइए इसका आंसर। देखिए तो मैं बता देता हूँ, मालवा के पठार में सबसे गर्म माह जो होता है वो है आपका मई, ठीक है। मई का माह जो है वो मालवा का सबसे गर्म पठार है, मतलब गर्म माह है, ठीक ना। सबसे गर्म माह मई है, मालवा के पठार का सबसे गर्म माह मई है, ठीक है। देखिए मालवा में सर्वाधिक तापमान जो होती है, अब अगर ऐसे बात करें तो मालवा में सर्वाधिक तापमान मई में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, मई में होता है, ठीक। और क्या है यहाँ, मतलब सबसे कम तापमान कब रहता है, ठीक है। सबसे कम तापमान यहाँ कब रहता है भैया, तो यहाँ सबसे कम तापमान जो है वो दिसंबर में रहता है, दिसंबर से जनवरी के बीच में रहता है, ठीक ना। दिसंबर से जनवरी के बीच में यहाँ सबसे कम तापमान रहता है। और मालवा में सर्वाधिक तापांतर जो होता है, देखिए सर्वाधिक तापांतर, सबसे ज़्यादा तापांतर, ठीक ना, वो मार्च में होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तापांतर जो होता है, ताप लू, वो कब होता है, मार्च में होता है, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मई, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, मालवा के पठार में सबसे गर्म माह, ठीक ना, सबसे गर्म माह, ठीक है। ये तापांतर नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सबसे गर्म माह। तो सबसे गर्म माह क्या है भैया, यहाँ पे सबसे गर्म माह आपका मई है, ठीक है। मई महीना जो है सबसे गर्म रहता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार के बारे में विचार कीजिए। मालवा पठार के बारे में विचार कीजिए, क्या है भैया। पहला है कि पठार का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। पठार का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। फिर क्या है, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है, ठीक है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सिद्ध बाबा चोटी है। फिर क्या है भैया, फिर है इस पठार में काली मिट्टी की अधिकता है, क्या है, इस पठार में काली मिट्टी की अधिकता है, ठीक है। फिर क्या है, पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। क्या गुजरती है भैया, पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब क्या है इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा ये चयनित वाला है, ठीक ना, चयन करने के लिए। देखिए क्वेश्चन है कि मालवा पठार के बारे में विचार कीजिए, ठीक ना। मालवा के पठार के बारे में विचार कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पठार का ढाल दक्षिण से पूर्व की ओर, नहीं जी, देखिए ये पहला ऑप्शन गलत है, इसलिए कि मालवा पठार का जो ढाल है वो किधर से होता है भैया, ये उत्तर से किधर होता है, उत्तर से किधर की ओर होता है, उत्तर से होता है आपका पूर्व की ओर, ठीक ना, उत्तर से पूर्व की ओर होता है, उत्तर से पूर्व की ओर होता है। तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत है, ठीक। अगला क्या है, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है, ठीक है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है, जी ये भी गलत है, सेकंड नंबर ऑप्शन भी गलत है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, इस सब पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका सिगार चोटी है, ठीक है। सिगार चोटी जो है इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड में गलत हो गया। थर्ड क्या है, इस पठार में काली मिट्टी की अधिकता होती है, इस पठार में काली मिट्टी की अधिकता होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है। फिर क्या, पठार के मध्य में कर्क रेखा गुजरती है, जी हाँ पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 3 और 4, यानी कि इसमें 3 और 4 है भैया। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में इसमें दिया है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3 और 4। इस पठार में काली मिट्टी की अधिकता है और क्या है, पठार के मध्य कर्क रेखा गुजरती है। तो मालवा पठार के बारे में ये जो 3 और 4 जो तथ्य हैं ये सही है, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य उच्च प्रदेश, ठीक ना, मध्य उच्च प्रदेश क्या है भैया, मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार का अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, ठीक ना। मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, ठीक है। क्वेश्चन है भैया, मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए भैया क्या है। तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपका सिगार चोटी, क्या है भैया, सिगार चोटी, अभी जस्ट मैंने बताया है सिगार चोटी, ठीक है। मालवा पठार का सबसे ऊंची चोटी क्या है, सिगार चोटी है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार की ढाल किस दिशा की ओर है भैया, किस दिशा की ओर है। तो यह है उत्तर से पूर्व की ओर, उत्तर से पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, ठीक ना, उत्तर से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश के मालवा पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है भैया, तो कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक ना। अभी भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया है, कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, और ये पटवारी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सत्य है, कौन सा युग्म सत्य है भैया, ये है, ठीक ना। अब देखते हैं
कि चंबल उत्तरी, जी हाँ चंबल उत्तरी है, ठीक ना, ये किधर है, चंबल नदी जो है ये उत्तरी सीमा में बहती है, ठीक है। और क्या है, ताप्ती नदी जो है ये दक्षिणी सीमा में बहती है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, दक्षिणी सीमा में बहती है। और मैकाल पर्वत जो है ये किधर है भैया, पूर्वी क्षेत्र में है, जी हाँ मैकाल पर्वत जो है ये पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक है, ये भी सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या भैया, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस प्रकार, मतलब किस पठार का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है, किस पठार का विस्तार पाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पाया जाता है बुंदेलखंड का पठार का विस्तार। किसका पाया जाता है, बुंदेलखंड का पठार का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड का पठार का विस्तार पाया जाता है मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है, तो बुंदेलखंड पठार का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए बुंदेलखंड पठार के बारे में विचार दीजिए। बुंदेलखंड पठार के बारे में विचार दीजिए। क्या है भैया, पहला क्या है कि पठार का ढाल उत्तर की ओर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन, पठार की ढाल उत्तर की ओर है, ठीक है। पठार की ढाल उत्तर की ओर है, जी हाँ बिल्कुल है, पठार का ढाल जो है ये उत्तर की ओर ही है। फिर क्या है, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है, जी हाँ ये भी सही है। फिर क्या है, इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, नहीं भैया देखिए इसमें काली मिट्टी नहीं पाई जाती, इसमें क्या होती है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, ठीक ना, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। फिर क्या है, इस पठार की प्रमुख नदियाँ धसान और उर्मिल केन नदी है, ठीक ना। इस पठार की कौन सी नदियाँ भैया, तो धसान, उर्मिल, केन नदी और जामनी नदी, ठीक है। तो देखिए जो है इसका कि भैया ये 4 नंबर सही है, 2 नंबर सही है, 1 नंबर सही है। किस में दिया है भैया ऑप्शन, तो ये दिया है चौथे ऑप्शन में, मतलब डी में। तो भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए बुंदेलखंड पठार के बारे में विचार जो है कि पठार का ढाल जो है उत्तर की ओर है, बिल्कुल सही है, उत्तर की ओर ही है, ठीक ना। और पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है, बिल्कुल सही भाई, सिद्ध बाबा चोटी सबसे ऊंची चोटी है। और इस पठार की प्रमुख नदी धसान नदी, उर्मिल नदी, केन नदी और केन नदी के साथ साथ जामनी नदी भी है, ठीक ना, तो ये चीज़ है। और क्या है इसमें गलत कि इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, जी नहीं दोस्तों, इस पठार में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है वो हो गया है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया, तो यह है सिद्ध बाबा चोटी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में किस प्रकार का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में, ठीक ना, कहाँ भैया, पूर्वोत्तर में किस प्रकार का पठार का विस्तार पाया जाता है, किस प्रकार के पठार का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। किस पठार का विस्तार पाया जाता है भैया, तो यहाँ पाया जाता है मध्य भारत का पठार का विस्तार। किसका पाया जाता है, मध्य भारत का पठार का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत पठार के बारे में विचार कीजिए, ठीक है। मध्य भारत क्या है क्या क्वेश्चन, कि मध्य भारत पठार के बारे में विचार कीजिए, मध्य भारत पठार के बारे में विचार कीजिए, ठीक है। क्या है भैया, पठार की मुख्य नदी सोन नदी है, ठीक है। पठार जो पठार है उसकी मुख्य नदी कौन सी है भैया, सोन नदी है। तो भैया देखिए पहली बात तो ये पहला ही ऑप्शन इसका गलत है। इस देखिए मध्य भारत के पठार की जो मुख्य नदी है, ठीक ना, मुख्य नदी है वो क्या है आपकी, चंबल नदी है। क्या है, चंबल नदी है, ठीक है। क्या है, चंबल नदी है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, कछारी और जलोढ़ मिट्टी की अधिकता है, कछारी और जलोढ़ मिट्टी की अधिकता है, जी हाँ ये ऑप्शन सही है, ठीक। फिर क्या है, सरसों उत्पादन के कारण सरसों की हांडी भी कहा जाता है, ठीक ना, सरसों उत्पादन के कारण सरसों की हांडी भी कहा जाता है, जी हाँ ये भी सही बात है, ठीक है। मध्य भारत के पठार को ये कहा जाता है। और क्या है, इस पठार में विषम जलवायु पाई जाती है, इस पठार में विषम जलवायु पाई जाती है, तो जी हाँ इस पठार में विषम जलवायु भी पाई जाती है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, 2, 3, 4, ठीक है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया है, मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है,
तो मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी जो है ये कहा जाता है मध्य भारत का पठार के क्षेत्र को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इधर भी ध्यान दे दीजिएगा, कब पूछा है देख लीजिए, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्य कगार कहा जाता है। ठीक ना, विंध्यन कगार कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्यन कगार कहा जाता है। किसे कहा जाता है भैया, तो ये कहा जाता है रीवा पन्ना का पठार को। ठीक ना, रीवा पन्ना के पठार को भौतिक प्रदेश का विंध्यन कगार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विंध्यन कगार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। फिर से कोट वाला शब्द आ गया। देखिए, रीवा पन्ना पठार के बारे में विचार दीजिए। ठीक है ना, रीवा पन्ना पठार के बारे में विचार दीजिए। ठीक है, तो क्या है इसका राइट आंसर, ये देखते हैं। नहीं राइट है, पहले थोड़े इसके बारे में जिक्र करेंगे। देखिए, पहला क्या है कि रीवा पन्ना पठार के बारे में विचार कीजिए। देखिए, पहला है कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यह है 10%, 10.36% भाग है। ठीक ना, यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% भाग है। ठीक है, क्या है ऐसा, जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक, फिर क्या है, इस पठार में टोंस, बिछिया, केन नदी प्रवाहित होती है। क्या कौन कौन सी, टोंस, बिछिया और केन नदी प्रवाहित होती है। क्या ये बात सही है, जी हाँ, ये भी बात सही है। ठीक है, फिर क्या है, इस पठार में चूना पत्थर, गेरू और हीरा उत्पादक क्षेत्र है। क्या है, गेरू और हीरा उत्पादक क्षेत्र है। तो जी हाँ, ये भी बात सही है। ठीक है, तो ये तीनों सही है। तो तीनों किसमें भैया, तीनों क्या, तीनों तो किसी में नहीं है। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, रीवा पन्ना पठार जो है, देखिए मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो है यह 10.36% भाग लिया हुआ है। और इस पठार में टोंस नदी, बिछिया नदी और केन नदी प्रवाहित होती है। इस पठार में चूना पत्थर, गेरू और हीरा उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है भैया, किसे कहा जाता है बताइए। मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जो है ये कहा जाता है आपकी नर्मदा सोन घाटी को। किसे कहा जाता है, नर्मदा सोन घाटी को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन, नर्मदा सोन घाटी के बारे में विचार कीजिए। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी के बारे में विचार कीजिए। क्या है भैया नर्मदा सोन घाटी के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि पहला क्या है, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का ये 26% भाग है। 26% भाग है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भैया, 26% भाग है ये। ठीक है, सिंध, पार्वती और क्षिप्रा नदी, ठीक ना, सिंध, पार्वती और क्षिप्रा नदी प्रवाहित होती है। ठीक ना, सिंध क्या है, सिंध, पार्वती और क्षिप्रा नदी प्रवाहित होती है। क्या ये बात सही है। तो इस पठार में भैया जो होती है नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, तवा नदी, हीरा नदी, शेर नदी, हाथीन, शक्कर दूधी प्रमुख नदियाँ इसमें प्रवाहित होती हैं। ठीक ना, तो जो है ये ऑप्शन नंबर 2 इज गलत है। ठीक है, और क्या है, गेहूँ, चना, गन्ना का उत्पादन अच्छा खासा होता है। ठीक ना, गेहूँ, चना का उत्पादन यहाँ क्या होता है भैया, अच्छा खासा होता है। तो जी हाँ, ये बात भी सही है। तो इसमें क्या क्या सही है, पहला सही है और तीसरा सही है। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। पहला से तीसरा किस में दिया भैया, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में स्थित है। राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में स्थित है भैया, राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में स्थित है। तो राजपीपला जो है सतपुड़ा पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन, कि सतपुड़ा पठार के बारे में विचार दीजिए। सतपुड़ा पठार के बारे में विचार करना है। ठीक है, पहला क्या है, नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है। यह क्या भैया, यह नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है। क्या बात सही है, जी हाँ, ये बात एकदम सही है। फिर क्या है, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का यह 15% भाग है। कितना प्रतिशत भाग है भैया, 15%। तो जी ये बात बिल्कुल गलत है, ये 11% भाग है। कितना है, 11% भाग। ठीक, और क्या है, इस क्षेत्र में दूधी, तवा, देनवा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो जी हाँ, इस क्षेत्र में दूधी, तवा, देनवा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, फिर क्या है, इस पठार में, ठीक ना, इस पठार में छिछली, काली और लेटेराइट मिट्टी की अधिकता है। क्या भैया ये बात सही है, इस पठार में छिछली, काली और लेटेराइट मिट्टी की अधिकता है। तो जी हाँ, ये भी बात सही है। ठीक है, ये भी बात सही है। तो क्या इसमें सही हो गया भैया, इसमें सही है 3, 4 और 1 नंबर, 1 नंबर 3, 4, 1 नंबर 3, 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है भैया? तो बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार जो है भैया वो है आपका बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो भैया बघेलखंड पठार जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, फटाफट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। हम थोड़ा अब स्पीड में बढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए बघेलखंड पठार के बारे में विचार कीजिए। ठीक है, बघेलखंड पठार के बारे में विचार कीजिए। क्या क्या है भैया, देखते हैं। देखिए पहला है कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 9% भाग घेरा हुआ है। तो जी गलत बात है, ये 7% भाग घेरा है। कितना प्रतिशत? 7%। ठीक है, और क्या है, इस पठार में सोन, जोहिला, बनास, गोपत नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो जी हाँ, ये बात सही है कि इस पठार में सोन नदी, जोहिला नदी, बनास नदी और गोपत नदियाँ प्रवाहित होती हैं। फिर क्या है, इस पठार में चावल की खेती अधिक होती है। इस पठार में चावल की खेती अधिक होती है। तो जी हाँ, ये भी बात सही है। तो इसका 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्या अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार के चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार के चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से आर्कियन चट्टान, विंध्यन चट्टान, गोंडवाना चट्टान। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें इन सभी प्रकार के चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए बुंदेलखंड नीस किन चट्टानों में पाई जाती है? बुंदेलखंड नीस किस चट्टानों में पाई जाती है? किस चट्टानों में पाई जाती है भैया बुंदेलखंड नीस? तो बुंदेलखंड नीस जो है ये आपके आर्कियन चट्टानों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बुंदेलखंड नीस जो है वो किस चट्टानों में पाई जाती है? तो आर्कियन चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से खनिज की प्राप्ति होती है। चिल्पी क्रम से खनिज की प्राप्ति होती है। ठीक है, चिल्पी क्रम से खनिज की प्राप्ति होती है। किस खनिज की प्राप्ति होती है भैया? तो मैग्नीज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? मैग्नीज की प्राप्ति होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। धारवाड़ चट्टानों के बारे में विचार कीजिए। ठीक है ना, धारवाड़ चट्टानों के बारे में विचार कीजिए। क्या है भैया कि पहला है धारवाड़ चट्टानों के बारे में विचार कि इनका नामकरण कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर हुआ है। ठीक है, तो ये भी बात सही है भैया कि इनका जो नामकरण हुआ है वो कर्नाटक के गांव के नाम पर हुआ है। ठीक है, और क्या है, आर्कियन चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण होता है। आर्कियन चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण होता है, ये भी बात सही है। ठीक है, फिर क्या है, इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें नहीं कहा जाता। ठीक है ना, इन सब चट्टानों को समृद्ध चट्टानें नहीं कहा जाता। जी ये गलत कहा जाता है। ठीक है, इन चट्टानों को समृद्ध चट्टान कहा जाता है। तो पहला और दूसरा सही है। तो पहला दूसरा किस में भैया? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टान से होती है? ठीक ना, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टान से होती है भैया? तो मध्य प्रदेश में हीरे की जो प्राप्ति है तो वो आपके कडप्पा चट्टानों के चट्टानों से होती है। ठीक, कडप्पा चट्टानों से होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के पन्ने जिले में जो हीरे की प्राप्ति होती है वो कडप्पा चट्टानों से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या अगला क्वेश्चन कि कटप्पा चट्टानों के बारे में विचार कीजिए। अब देखिए कटप्पा चट्टानों के बारे में विचार कीजिए। ठीक है, क्या भैया, पहला है कि इनका जो नामकरण है ये आंध्र प्रदेश के कोटप्पा जिले के नाम पर हुआ है। तो इनका जो नामकरण भैया ये कोटप्पा जिले के नामकरण पर हुआ है। जी सही बात है। फिर क्या है, कोटप्पा चट्टानों का निर्माण धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से होता है। क्या लिखा है, कोटप्पा चट्टानों का निर्माण जो है ये धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से होता है। जी हाँ, ये भी होता है। फिर क्या है, इन चट्टानों में हीरा पाया जाता है। इन चट्टानों में हीरा पाया जाता है। तो जी हाँ, इन चट्टानों में हीरा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मध्य प्रदेश विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है? नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है? तो नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों में लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? ठीक है ना,
कैसे पत्थर का भैया? लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? ठीक ना, किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है भैया? तो सांची स्तूप का निर्माण हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कहाँ है भैया? क्या है? सांची स्तूप का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित दो कथन दिए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को अभिकथन मतलब दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? देखिए बताता हूँ मैं, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर कर लो। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल दिए हुए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक ना, दूसरे को कारण आर कहा गया है। यदि दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अभिकथन क्या है भैया? कि मध्य प्रदेश, पहला क्या ए, ठीक है, कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, कि मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विकास विंध्याचल क्षेत्र में सतना, ठीक है, विंध्याचल क्षेत्र में सतना, रीवा, कटनी जिले में अधिक हुआ है। ठीक है, अधिक हुआ है। और आर क्या है? विंध्यान चट्टानों में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें सही है? ऑप्शन है ए और आर दोनों ही सही है तथा ए और आर दोनों की व्याख्या ही सही व्याख्या है। ठीक है, तो भैया ये बिल्कुल सही बात है भैया। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका जो है फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, देखिए क्या है कि ए में क्या है कि मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विकास विंध्याचल क्षेत्र में सतना, रीवा, कटनी जिले में अधिक हुआ है। ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, और क्या है, और एकदम सही व्याख्या भी है। और क्या है कि विंध्यान चट्टानों में बलुआ, ठीक है ना, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं। यह भी एकदम सही बात है। तो इसका जो फाइनली आंसर भैया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोयले किन चट्टानों में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में कोयले किन चट्टानों में पाए जाते हैं भैया? कोयला पूछ रहा भैया, कोयला, ठीक ना, मध्य प्रदेश में कोयले किन चट्टानों में पाए जाते हैं भैया? तो भैया मध्य प्रदेश में जो कोयला है वो गोंडवाना चट्टानों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, किसे पाया जाता है? गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में विशिष्ट गोंडवाना क्रम की चट्टानों में से किस प्रकार के खनिज के निक्षेप प्राप्त होते हैं? ठीक ना, किस प्रकार के खनिज के निक्षेप प्राप्त होते हैं भैया? तो इसमें जो है आपका कोयला प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कोयला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भैया? पेंच घाटी और सोन घाटी दोनों में। तो ऑप्शन नंबर डी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या है कि मध्य प्रदेश में जो सोना है, सॉरी कोयला है, वो कहाँ पाया जाता है? पेंच घाटी में पाया जाता है और सोन घाटी में पाया जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो कोयला है वो कहाँ पाया जाता है? उपरोक्त दोनों जगह पे, पेंच घाटी और सोन घाटी दोनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भूविज्ञान की दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? भूविज्ञान की दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा भैया? तो यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है भैया? तो महादेव उपक्रम को अन्य पचमढ़ी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से होता है? ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से होता है भैया? तो काली मिट्टी का निर्माण जो है ये दक्कन ट्रैप चट्टानों के निर्माण से होता है। ठीक है, दक्कन ट्रैप चट्टानों के निर्माण से होता है, अपरदन से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भैया? तो मालवा के पठार में आपका काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक ना, कौन सी मिट्टी भैया? काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चट्टानें नवीनतम चट्टानें हैं? ठीक ना, इनमें से कौन सी चट्टानें नवीनतम चट्टानें भैया? कौन सी चट्टानें जो नवीनतम चट्टानें हैं? तो टर्शियरी चट्टानें जो है वो नवीनतम चट्टानें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मालवा पठार में उद्गमित होकर उत्तर से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां
किस नदी में मिल जाती है? किस नदी में मिल जाती है भैया? किस नदी में समाहित हो जाती हैं? तो ये जो नदी है ये यमुना नदी में समाहित हो जाती है। ठीक है, अधिकांश जो है यमुना नदी में समाहित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? किसमें करता है भैया? तो ये जो है चंबल नदी का। ठीक है, चंबल नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी श्रेणी यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? जल द्विभाजक का कार्य करती है कौन सी भैया? तो कैमूर श्रेणी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कैमूर श्रेणी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है? मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है। कौन सा जिला भैया जो मालवा पठार में सम्मिलित नहीं? तो यह है बैतूल एवं नरसिंहपुर। ठीक है, बैतूल एवं नरसिंहपुर जिला जो है ये मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार में सम्मिलित नहीं है? बुंदेलखंड पठार में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है भैया? तो बुंदेलखंड पठार में नरसिंहपुर और होशंगाबाद ये जिला जो है सम्मिलित नहीं है। बुंदेल के पठार में, ठीक है, बुंदेल पठार में कौन से जिला सम्मिलित नहीं है? तो नरसिंहपुर और होशंगाबाद। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? किस दिशा में प्रवाहित होती हैं भैया? आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो ये प्रवाहित होती हैं उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पटवारी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। चावल का प्रमुख उत्पादक डेल्टा क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र भैया? चावल का प्रमुख उत्पादक कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बघेलखंड का पठार है। ठीक है, बघेलखंड का पठार जो है वो चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, क्या है ये सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? क्रम बताना है दोस्तों। ठीक है, क्या है? क्रम बताना है। तो बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी, महाकाल श्रेणी। जी हाँ, ये बिल्कुल एकदम सही क्रम में है दोस्तों। बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी, महाकाल श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बुंदेलखंड पठार निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है? बुंदेलखंड पठार निम्न में से कौन सा स्थान पर मौजूद है? कौन सा स्थान पर मौजूद है भैया? बुंदेलखंड पठार निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है? कौन सा है भैया? कौन सा स्थान मौजूद है? तो ये है आपका शिवपुरी। ये बुंदेलखंड पठार के मैदान में स्थित है, मतलब बुंदेलखंड पठार में मौजूद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये कि मध्य प्रदेश सोन नर्मदा, मतलब मध्य प्रदेश नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है भैया? तो यह जो है विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, क्या है कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? सबसे ऊंची चोटी जो है ये है आपका गुडविल चोटी। कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? गुडविल चोटी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुम्बद स्थित है? जबेरा का गुम्बद किस पठार के अंतर्गत स्थित है भैया? जबेरा का गुम्बद किस पठार के अंतर्गत स्थित है? तो रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत स्थित है। जबेरा का गुम्बद जो है किस पठार के अंतर्गत स्थित है? तो जबेरा का गुम्बद जो है ये रीवा पन्ना का पठार के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है उमरिया जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के डेल्टेस पर्वतमाला में स्थित है। ठीक ना, उमरिया जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के डेल्टेस पर्वतमाला में स्थित है। क्या है भैया? विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? तो सतपुड़ा श्रेणी जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची
चोटी स्थित है, ठीक ना। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी, क्या भैया, धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कौन सी चोटी है, धूपगढ़ चोटी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है भैया मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पचमढ़ी। तो महादेव पहाड़ी में स्थित है, कहाँ स्थित है, महादेव पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो हिल स्टेशन है पचमढ़ी वो कहाँ स्थित है, महादेव पहाड़ी, ठीक है, महादेव पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से डेल्टे से, मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से डेल्टे से, क्या है भैया, मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से क्या है। तो मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से पठार है, ठीक है। मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से क्या है, तो मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से पठार है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ पहाड़ी और रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, रोलिंग पहाड़ियों को, ठीक है, रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया रोलिंग पहाड़ियों को। तो रोलिंग पहाड़ियों को बुंदेलखंड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड, ठीक ना। रोलिंग पहाड़ियों को बुंदेलखंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक ना। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया। तो विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी आपकी गुडविल चोटी है, कौन सी है, गुडविल चोटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुडविल चोटी है, ठीक है। गुडविल चोटी विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वह जिला जो परिव्यक्त शहर कहा जाता है, ठीक ना, पर्यक्त शहर कहा जाता है, वह जिला जो पर्यक्त शहर कहा जाता है, पर्यक्त शहर कहा जाता है, किसे कहा जाता है भैया, ठीक है। पर्यक्त शहर किसे कहा जाता है, तो पर्यक्त शहर आपको मांडू को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मांडू को। पर्यक्त शहर जो है मांडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। पर्यक्त शहर किसे कहा जाता है, मांडू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मालवा पठार में स्थित पहाड़ियों को ऊंचाई, मतलब पहाड़ियों की ऊंचाई को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। मालवा पठार में स्थित पहाड़ियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो ऊंचाई के पहाड़ियों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। क्या है भैया ऑप्शन, पहला है धाजारी चोटी, जाना पाव चोटी, सिगार चोटी, ठीक है। धाजारी चोटी, जाना पावा चोटी और सिगार चोटी, ठीक है। फिर क्या, सिगार चोटी, जाना पाव चोटी, धजारी चोटी, फिर जाना पाव चोटी, धजारी चोटी, सिगार चोटी, फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, धजारी चोटी, फिर जाना पाव चोटी, फिर सिगार चोटी। इसका जो है ये ऊंचाई के बढ़ते क्रम में है, ठीक है। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चूलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है, चूलगिरी की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है, ठीक है। चूलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है, क्या भैया, चूलगिरी की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है। तो चूलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, क्या भैया, देखिए चूलगिरी की पहाड़ियाँ पूछ रहा है, तो चूलगिरी की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चूलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, ठीक है। और क्या भैया, बावनगंज गजा, जो बावन गजा जो मंदिर है वो भी इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। बावन गजा, ठीक है, बावन गजा जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, इन्हीं दक्षिण पश्चिम पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है ना। मतलब चूलगिरी के पहाड़ियों में स्थित है, बावन गजा मंदिर चूलगिरी के पहाड़ियों में स्थित है। और किस भाग में स्थित है, तो दक्षिण से पश्चिम भाग में स्थित है, दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका पार्ट मतलब यूनिट 3 कंप्लीट होता है, ठीक है। यूनिट 3 कंप्लीट होता है दोस्तों। हम मिलेंगे अब यूनिट 4 में, ठीक है। क्या किसे मिलेंगे दोस्तों, हम मिलेंगे अब यूनिट 4 में। यहाँ पे मैंने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले यूनिट में। तो दोस्तों एक बात और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, ओके। तब तक के लिए जय हिंद।